So hi everyone, in this lecture we are going to look at the next question on marginal cost of capital. अब इस वाले क्वेश्चन में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालेंगे, हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालेंगे. आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. सो नीचे जो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है वो बुक वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ है. तो अगर वो वैल्यूज पकड़ते हो तो बुक वैल्यू वेट्स आएंगे. इक्विटी कैपिटल है हमारे पास इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एट पार विच इज 15 करोड़. 11% का प्रेफरेंस कैपिटल का मतलब 11% का हम डिविडेंड देंगे उस पर. ₹100 का है फुल्ली पेड अप एट पार 1 करोड़. रिटेन्ड अर्निंग 20 करोड़. 13.5% डिबेंचर्स 10 करोड़. 15% टर्म लोन 12.5 करोड़. सो टोटल कितना होता है? 15 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 12.5. इट गोज टू 8.5 करोड़. ऐसे कैसे दे देते हैं ये लोग? हमको तकलीफ जाती है फिर. 1 डिवाइड बाई 58.5 जाने दो. 15 डिवाइड बाई 58.5 तो वेट आपके कुछ अजीब से आएंगे. 0.2564. चलो मैं एक काम करता हूँ ना, ये तो हमको वैसे भी लगेंगे, बाद में लिखेंगे. द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. सो आपका ये जो वर्ड है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, इसका मतलब ये बन गया D1 ऑन इक्विटी शेयर्स पर शेयर इज 3.60. डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%, यानी कि 7% की ग्रोथ रेट रहेगी. मार्केट प्राइस जो इक्विटी शेयर की 40, ये काय के लिए दी हुई है सर? आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए. प्रिफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स. 10 साल है मतलब ये अब रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि ₹75 पे बिक रहा है. बस इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई. रिडीमेबल है यानी कि ध्यान दो, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लगेगा जो कि 11% है. ₹100 की फेस वैल्यू यानी कि ₹11. 75 उसकी अभी रिडम्शन की करंटली सेलिंग है तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगा. और रिडम्शन वैल्यू क्या लोगे? जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम एट पार रिडम्शन करेंगे. डिबेंचर्स रिडीमेबल, ये भी रिडीमेबल है तो यहाँ पे भी रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा. करंटली कितने में बिक रहा है? ₹80. तो नेट प्रोसीड्स कितना हो गया सर? 80. इंटरेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा. 13.5% डिबेंचर है, ₹100 पे लगेगा और आपको ₹13.50 का इंटरेस्ट पता चल जाएगा. उसके बाद नेट प्रोसीड्स 80 हो गया. रिडम्शन वैल्यू भी ₹100 होगी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो ठीक है. अब बात करते हैं इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनीज 40%. कितना है सर? 40% का टैक्स रेट है. टैक्स रेट कब काम आएगा आपको? इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग होती है उसमें. रिक्वायर्ड कैलकुलेट द करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू प्रोपोर्शंस एंड मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन. अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपको इजीली कैलकुलेट करता आना चाहिए, हम ये पहले भी देख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी मेरे हिसाब से तो. सो मैं इसको फटाफट कैलकुलेट करूंगा, आप आंसर्स को मैच कीजिए. इसमें सीखने लायक एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. बात आएगी जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो हम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन भी करेंगे. प्रेजेंटेशन भी देख लो बस साथ साथ में. बुक वैल्यू WACC. सोर्स इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर और टर्म लोन. इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स. कैपिटल इसी से, क्योंकि वेट डिसाइड होगा. 15, 1, 20, 10 और 12.5. रुपीज इन करोड्स. यहाँ आ जाएंगे वेट्स. 58.50 आ रहा था. 15 डिवाइड बाई 58.50 विल बी 0.2564. 4 डिजिट में ख़त्म कर दो. 1 डिवाइड बाय 58.5 0.0171.
0.3419, 0.1709, 0.2137, 4 5 9 और 5 14, 14 और 9 होते हैं 23, 23 और 7 1। सो ठीक है, वेट्स टोटल 1 हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कॉस्ट इस्तेमाल करने की, और फिर वेट इनटू कॉस्ट करोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। मैंने एक गलती की, मैंने पहले इंडिविजुअल चीज़ों की कॉस्ट निकालनी चाहिए थी और उसके बाद ये टेबल लिखना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, ये टेबल लिख लिया, उसके बाद मैं कॉस्ट निकालूंगा, फिर मार्केट वैल्यू वाला टेबल लूँगा, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बिगड़ता है। अब मैं एक चीज़ उसमें कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज, यहाँ ले लेता हूँ मार्केट वैल्यू WSCC, तो सोर्स आएगा, कैपिटल आएगा, ध्यान देना। सोर्स है इक्विटी, उसके बाद में प्रेफरेंस, डिबेंचर और टर्म लोन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिया, क्योंकि सर मार्केट में रिटेन्ड अर्निंग की अलग से कोई वैल्यू नहीं होती, वो इक्विटी की मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होती है, तो हम इक्विटी लेंगे तो भी कहानी बन जाएगी। और अगर आप बोलोगे कि सर पिछले बार तो हमने मार्केट वैल्यू जो थी उसको इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में अलग अलग बांटा था, यस सर पिछली बार बांटा था, इस बार भी बांट सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग बांटना पड़ा। अब पहली बात करते हैं इक्विटी की, ध्यान देना। इक्विटी की इक्विटी कितने रुपए में बिक रहा है, ध्यान दो। 40 रुपए में इक्विटी बिक रहा है, और कितने इक्विटी शेयर्स है ये ऊपर देखो, 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप एट पार। 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1.5 करोड़ आता है, और ये 1.5 करोड़ के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए, एक शेयर कितने में बिक रहा है, 40, यानी कि आप क्या कैलकुलेशन करोगे सर, 1.5 इंटू 40, दैट इज आपका आएगा 60 करोड़ की वैल्यू, यानी 60 करोड़ की तो इक्विटी हो गई सिर्फ आपकी, ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस कितने में बिक रहा है, 75 में। ऊपर देखो 100 ईच, 1 करोड़, 1 करोड़ की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1 लाख आता है। 1 लाख इंटू 100 इज 1 करोड़, यानी कि 1 लाख इन नंबर प्रेफरेंस शेयर्स है। 1 लाख इंटू 75 अगर करोगे तो 75 लाख होते हैं, ध्यान देना। अब हम क्योंकि सब कुछ करोड़ में लिख रहे हैं, तो 1 लाख को करोड़ में कैसे लिखोगे सर, 0.01 इंटू 75, ये 1 लाख हुआ। अब आप अगर नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, इसलिए हम उसको ऐसे लिख लेता हूँ, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू थी सर, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, ठीक है, तो ये आएगा 0.75। डिवेंचर्स, डिवेंचर देखो, डिवेंचर बिक रहा है 80 रुपए में, और वो हमारे पास है 10 करोड़ के 100 की वैल्यू पे। सो 10 करोड़ के 100 की वैल्यू पे तो 80 पे कितना, 8 करोड़। टर्म लोन्स की मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होती, वो तो लोन अमाउंट है, 12.5 आएगा, सेम, और कहानी ख़त्म। 60 प्लस 0.75 प्लस 8 प्लस 12.5, इट बिकम्स 81.25। अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं ना कुछ टेस्टिंग करके देखता हूँ कि इसमें एम प्लस वाली चीज़ें काम करती है क्या, क्योंकि अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में तो देखो करती है।
0.01231 ले सकता हूँ मैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस माइनस करने तो काम आ जाएगा। वैल्यू रखो, m प्लस एम माइनस दबाओ तो वो काम आ जाता है। डिवाइड बाय और वो सब नहीं हो पा रहा है इससे। ठीक है सर, चलो फिलहाल तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अलग से ट्राई करके देखूँगा और फिर लेऊँगा। लेक्चर्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। वेट आ जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट आएगी और वेट इनटू कॉस्ट। सो वेट आएगा 0.7385, फिर 0.75 इंटू 81.25, 0.0092, 8 डिवाइडेड बाय 81.25, 0.0985, 12.5 डिवाइडेड बाय 81.25, 0.1538। अरे 5 और 2 7 और 5 12 और 8, ठीक है। अब ध्यान अगर आप दोगे तो मैंने दोनों जगह पे वेट तो निकाल लिए। अब बात करते हैं सर एक एक की कॉस्ट की। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, प्लस ग्रोथ। तो अब हमको डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 3.60, 40 और 7। 3.60, 40 की मार्केट प्राइस प्लस 7% का ग्रोथ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 16% मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है, यानी कि 100 रुपये का इक्विटी इशू करने के लिए या मार्केट से लाने के लिए 16 रुपये का डिविडेंड बांटना पड़ेगा, या डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों मिला के अगर आप बात करो तो। यानी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करें आपके कंपनी में तो 16% की हमको कमाई होनी चाहिए। तो उनकी कमाई यानी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 16 यहाँ आ जाएगा और 16 यहाँ आएगा, रिटेन अर्निंग में भी 16 आएगा। प्रेफरेंस की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, रिडीमेबल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स का कोई रिलेवेंस नहीं आता यहाँ पे। रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स यानी कि मार्केट प्राइस है अभी तो हमारी, टाइम डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस अगर आप देखोगे 11% 100 पे तो 11 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। उसके बाद रिडम्पशन और 75, ठीक है। सो देखो 11 रुपये का तो ये हो गया। रिडीम एट पार करोगे 75 की आपकी मार्केट प्राइस दी हुई है, और कितने साल बाकी है सर, इसको 10 साल बाकी है। और यहाँ हम लेंगे 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आउट। सो 11, 25/10 कितना होता है 2.5, और ये आएगा 87.5। एक बार देख लेते तो 175 डिवाइड बाई 2, अबे हाँ। सो 11 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 87.5 यानी कि 15.43%। ये आपका क्या बन गया सर, प्रेफरेंस की कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं डिबेंचर की।
और इस जब भी आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है हमेशा याद रखो कि पहले पता करो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। हमारे केस में रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है तो 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना बाकी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। सो इंटरेस्ट कितना है पहले देखो, इंटरेस्ट देखोगे 13.5% का डिबेंचर है, यानी 13.5% का इंटरेस्ट रेट्स कितने पे सर, 100 रुपये पे। हम लगाएंगे सर 100 रुपये पे, तो 13 रुपये 50 पैसे आता है। टैक्स का रेट मैं देखना भूल गया, अब मैं देखना भूल गया तो बार बार ये सब करना पड़ता है। 1 माइनस 0.40 क्या करेंगे, पेट पालना है तो सर करना पड़ता है। रिडम्पशन वैल्यू 100, मार्केट प्राइस 80, ये कितना है सर, 6 साल है। एक बार कंफर्म करना चाहिए क्या, यस सर करना चाहिए, कर लिया। यहाँ पे 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 करो सर सॉल्व। 13 रुपये 50 पैसे में से 40% का इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना आता है, 8 रुपये 10 पैसे नेट कॉस्ट है। ध्यान देना, इंटरेस्ट एक ऐसी अमाउंट है जो कि प्रॉफिट के पहले आप एक्सपेंस में चार्ज करते हो। तो भले ही आप 13 रुपये 50 पैसे एक हाथ से डिबेंचर वालों को दे रहे हो, आपका खर्चा है, लेकिन उससे आपकी टैक्स की वैल्यू जो गवर्नमेंट को देनी है वो कम हो जाती है। सो इधर से 13 रुपये 50 पैसे दिया और उधर से गवर्नमेंट को कम दिया, यानी कि वापस आया, तो नेट में 8 रुपये 10 पैसे ही आपका गया, ऐसा माना जाता है। अब ये आता है 20 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 3 रुपये 33 पैसे डिवाइडेड बाय 90। 8 रुपये 10 पैसे प्लस 3 रुपये 33 पैसे डिवाइडेड बाय 90 बिकम्स 12.70%। यह हो गई सर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 12.70। और कॉस्ट ऑफ लोन तो, टर्म लोन तो बहुत ईजी है क्योंकि उसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है। ध्यान देंगे, टर्म लोन्स में कोई मार्केट प्राइस नहीं होती, टोटल नेट आप 12.5% का इंटरेस्ट दोगे लोन में बैंक को। बैंक आपको कोई नंबर, इसमें कोई नंबर नहीं होता, सीधा 100 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, एक कितने का था ऐसा कुछ नहीं, 100 करोड़ का लोन 100 करोड़ का लोन है, उस पर आप 12.5% का इंटरेस्ट दोगे। सो कॉस्ट ऑफ लोन्स इज के, आप अपने हिसाब से बना लो एल। अब के एल इज नथिंग बट जो भी इंटरेस्ट का रेट है 1 माइनस टैक्स, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट दे रहे हो तो टैक्स सेविंग होगी। कितना इंटरेस्ट दिया सर, 12.5%, और टैक्स कितने सेव होगा, 40%। तो आपकी कहानी बहुत सिंपल, 7.5 यानी कि 7.5% की आपकी नेट कॉस्ट पड़ रही है टर्म लोन की। सारे आ गए आपको कि कब को टोटल खर्चा कितना लग रहा है। अब हम निकालते हैं नेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ लोन। एक, हाँ ये रह गया, ठीक है, चारों आ गए आपको। कैलकुलेशन करें अब यहाँ पे हम, छोटे बच्चों ये अब आप निकाल लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है तो हमको अननेसेसरी वेट करना पड़ता है सर। 4.10 2 डिजिट में ख़त्म कर देना, 0.26 5.47 2.17 1.60 13.60% तो मेरा आंसर आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताओ। 4.10 0.26 5.47 2.17 1.60 मेरे पास हिस्ट्री वाला है तो मैं चेक कर सकता हूँ, आपके पास नहीं है तो आप
नहीं चेक कर सकते, गरीबां। ठीक है, ये WCC विथ बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू भी निकालेंगे सर। 16 इंटू 0.7385, 11, अरे यार 11.82, 0.14, 1.25, 1.15। थक गया मैं। 11.82 प्लस 0.14 प्लस 1.25 प्लस 1.15 ये आता है आपका 14.36%। ख़त्म। मतलब भी क्या है ये समझना ज़रूरी है, सिर्फ कैलकुलेशन कर करके काम नहीं बनता। बुक वैल्यू वेट के हिसाब से 13.60% आंसर आता है, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से 14.36% आंसर आता है। सर एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, 100 रुपए का टोटल कैपिटल, लोन हो, रिटेन अर्निंग हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो, यूज़ करने के लिए बुक वैल्यू के हिसाब से 13 रुपीज़ 60 पैसे का मेरा खर्चा आता है। किसका सर? कंपनी का। मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से 100 रुपए इस्तेमाल करने के लिए 14.36 रुपीज का खर्चा आता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट मीन्स। अभी हमारी कहानी सर खत्म नहीं हुई है। अब आता है क्वेश्चन का मेन मजा। छोटा सा ही पार्ट है लेकिन ध्यान दो। डिफाइन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द कंपनी if it raises 10 crore next year given the following information। क्या निकालना है सर? सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कितने अमाउंट की सर? 10 करोड़ की। आपकी अमाउंट भी दे दी कि 10 करोड़ हम इसके ऊपर और रेस करेंगे, और अब आप बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी। कंडीशन देख लो पहले क्या दी हुई है। द अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा सर ध्यान दो, सेकंड पार्ट, टोटल कितना रेज करेंगे सर? 10 करोड़ का कैपिटल। ओके, टोटल कैपिटल हम 10 करोड़ का रेज करेंगे, और ये सेम अमाउंट में रेज होगी, इक्विटी और लोन। क्या बोला उन्होंने? डेट बोला, लोन बोला? डेट। जो बोला सोनियाल। यानी कि 5 करोड़ इक्विटी से आना चाहिए, 5 करोड़ डेट से आना चाहिए, ये मतलब हुआ। ठीक है, आगे देखो और क्या दिया हुआ है। सेकंड, कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो रिटेन करेगी 1.5 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जितना भी अर्निंग होगी उसमें से 1.5 करोड़ रिटेन किया जाएगा। ओके, इसके दो हिस्से होंगे, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग से 1.5 करोड़ आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, जो एडिशनल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे मार्केट में, विल रिजल्ट इन द नेट प्राइस पर शेयर बिंग फिक्स्ड एट 32। पहले कितनी थी? 40 रुपए थी। 40 रुपए के हिसाब से आपने केई निकाला था, अब अगर 32 हो गई तो केई फिर से निकालना पड़ेगा, बदल गया ना। और लास्ट वाला पार्ट, द डेट कैपिटल रेज्ड बाय, डेट जो 5 करोड़ का रेज कर रहे हो ना 10% में से, सॉरी 10 करोड़ में से, वो जो डेट कैपिटल आप रेज कर रहे हो बाय टर्म लोन, इट विल कॉस्ट 15% फॉर द फर्स्ट 2.5 करोड़ एंड 16% फॉर द नेक्स्ट 2.5 करोड़। यानी कि इसके भी दो हिस्से होंगे, 15% का लोन अलग रहेगा, 16% का लोन अलग रहेगा। और 15% का लोन कितना? 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ बोला ना उसने। और ये कितना सर? ये भी 2.5 करोड़ का। और अब ये इक्विटी का 5 करोड़ था टोटल, 5 में से 1.5 करोड़ अगर रिटेन्ड अर्निंग हो गया तो ये कितना? 3.5 करोड़। यानी कि आपका ये कैपिटल है। अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या था पता है उनका?
इक्विटी 3.5 का मार्केट से ही उठाओ, 1.5 तो रिटेन अर्निंग से आ जाएगा, दोनों का इक्विटी का ही मतलब है टोटल 5 करोड़। डेट जो है आपका 15% है 2.5 करोड़ का, 16% है 2.5 करोड़ का। ठीक है सर। अब आपको मैं देता हूँ 5 मिनट, आपको नया कैपिटल मिल गया, आपको मैं देता हूँ 5 मिनट, आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा। सो मैं 2 मिनट के लिए वेट करता हूँ, यू डू द कैलकुलेशन। ओके, देखते हैं सर आज कितना है आप में दम। करो करो सर, कैलकुलेशन करो। ध्यान देंगे अब। सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मार्केट प्राइस बदल गई है। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो आपको डिविडेंड की अमाउंट कितनी 3.60 दी थी, और 32 रुपये प्लस कितना परसेंटेज, 7% का ग्रोथ था। थ्री पॉइंट सिक्स 32 प्लस 0.07, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर आपकी यहाँ पे बदल जाएगी, इट बिकम्स 18.25। ठीक है, अब बात करते हैं 15% लोन की। ठीक है, सो यहाँ पे आप KL निकालोगे, 2 KL निकलेंगे अपने। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लोन बहुत ही सिंपल, डेट नहीं है ये, रिडीमेबल या मार्केट प्राइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोन उठा रहे हो आप। सो लोन में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो यहाँ पे आप 15% का है, 60 यानी कि आएगा 9%, और फिर से KL निकालोगे एक और, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 16, 1 माइनस 40, क्योंकि आप 15% इंटरेस्ट दोगे तो 40% की सेविंग होगी, 16% दोगे तो 40% की सेविंग होगी, तो वो सेविंग माइनस करके आपका आंसर आता है 9.6%। ख़त्म, रिटेन्ड अर्निंग के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही काम किया है यहाँ पे आपको। सो अब अगर आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग अगर अलग से लेना है तो 15% का लोन और 16% का लोन ऐसे दिखाओ। इक्विटी कितना दिखाओगे, 3.5, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी अलग से रिटेन्ड अलग से दिया इसलिए ले रहे हैं, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ता। वेट कितना आएगा सर, ये टोटल 10 करोड़ का है, सो वेट तो 0.35, 0.15, 0.25 एंड 0.25, टोटल वेट 1। कॉस्ट कितनी आएगी सर, इसकी आई थी 18.25, इसकी भी वही यूज़ होगी, इसकी 9% और इसकी 9.6%, है ना, आसान, निकाल लो। 6.3875 भी क्यों लेते हो, 39 कर दो, 2.7, एक सेकेंड। हाँ, ध्यान दो। सो
9.125 आता, ठीक है। सो 9 इंटू 0.25 इज़ 2.25 और 9.6 इंटू 0.25 इज़ 2.4। कर लो टोटल मुट्ठी में। ये आपका नेक्स्ट वाले का आंसर। 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैपिटल इस्तेमाल करने में आपको 13 रुपये 78 पैसे यानी कि 13 रुपीज़ 78 पैसे का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 3 चीज़ें आपने निकाली सर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और 2 बार WACC से निकाला, यानी कि ये एक WACC 14.36 का और 13.60% का। अल्टीमेटली यही निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के भी है, जहाँ जहाँ होमवर्क लिखा हुआ है आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक रिक्वेस्ट है वापस से मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ये क्वेश्चन आपने पहले खुद करके देखना है और उसके बाद में आपने ये वीडियो देखना है। मैं जितना भी करा के दूंगा बोर्ड में ये आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सामने जब टीचर करा के देता है तो बहुत आसान लगती है चीज़ें, क्योंकि टीचर सही सही चीज़ें बताता है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती है एक बार मुंह से बता देगा। और ये सिर्फ FM में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। तो ऐसे टाइम पे सर आपको अगर अपना दिमाग बढ़ाना है, अपने को नॉलेज बढ़ाना है, मार्क्स सिक्योर करना है और गारंटीड पास होना है, तो सबसे पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो वीडियो देखेंगे। वहाँ पे क्यों ऐसा लिया इसके लिए पूरा समझो कि सर ने क्या बताया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा और इससे एट दी एंड आप सीख नहीं पाओगे। आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, आपने लेक्चर्स क्यों लिए सर? सीखने के लिए लिए हैं। तो आपको खुद को एफर्ट्स लेना ज़रूरी है। सामने वाला बंदा जो भी टीचर है आपको गाइड कर सकता है, पास नहीं करा सकता। सो आपको जो मैं गाइड कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए आपको मदद कर रहा हूँ। सो आपका माइंड प्रिपेयर हुआ तो एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। आई बात समझ में आपको? और डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम की बातें करता रहूँ तो आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं लिख पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। Note down this answer and then we'll meet in the next lecture with the new question. Bye bye.